जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन आप जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का पार्ट थर्ड। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो में नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से पूरा आपका स्लेव डायनेस्टी के दो पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये हमारा थर्ड पार्ट है अपने नेक्स्ट किंग के बारे में, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा इसके बारे में हम थोड़ा सा आउटलुक देख लेते हैं। तो देखिए, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा कि उसने कैसे कैसे कुतुब मीनार बनाया, कौन कौन सी चीजें की, कैसे उसको लाख बख्श कहा गया, और सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसका लड़का अरम शाह आता था, जो कि उसकी हाइट, वो उसका एज बहुत कम था। उसके बाद उसका एक स्लेव था इल्तुतमिश, वो उसकी बेटी के साथ प्यार करता है, उससे शादी कर लेता है और दिल्ली सल्तनत के यानी कि स्लेव डायनेस्टी के तख्त पे जाके बैठ जाता है, यानी कि दिल्ली पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद उसी को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया। उसने दो कॉइन्स निकाले, कॉपर सिल्वर टका एंड कॉपर जितल। उसको उसने एक गद्दारी सिस्टम भी स्टार्ट किया और उसने तुर्कुन ए चाहगिनी में स्टार्ट किया। इसमें 40 मेंबर्स थे जो इल्तुतमिश को उसके बारे में बताते कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप पे एडवाइस देते थे कि इल्तुतमिश को क्या करना चाहिए। उसके बाद उसने बोला कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठना चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश के दो लड़के और थे, बहादुर शाह और रखरुद्दीन। तो वो अपने नेताओं से मिलकर, अपने मंत्रियों से मिलकर रखरुद्दीन बोलता है कि पिताजी मरते समय उन्होंने कहा था कि रजिया न सुल्तान बन के मुझे सुल्तान बना दिया जाए। तो उसके बाद रखरुद्दीन सेना दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है। उसके बाद रजिया ने उसको हटा के अपने नए किंग बनती है रजिया। तो इस वीडियो हम रजिया से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ दिल्ली सल्तनत में, पहली बार ऐसा हुआ। दिल्ली सल्तनत बोले तो स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश में सबसे पहली बार कोई महिला दिल्ली के तख्त पे बैठ गई है। तो हुआ क्या, रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पे बढ़ गई। उसके बाद पूरे जगह पे हाहाकार मच गया कि एक महिला दिल्ली के तख्त पे कैसे बढ़ सकती थी। अपने पूरे दिल्ली सल्तनत में, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, तुगलक डायनेस्टी हो, सल्जक डायनेस्टी हो या लोधी डायनेस्टी हो, दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत में पहली एक सिर्फ महिला थी जो दिल्ली के तख्त पे बैठी थी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी की राजा बनी थी, यानी कि किंग बनी थी। इसके पास पूरा कंट्रोल था। तो ये होता क्या है, ये दिल्ली के तख्त पे बैठ गई। उसके बाद इसका एक बॉयफ्रेंड था, इसका एक भाई इसका एक फ्रेंड था, इसका नाम था याकूत। क्या नाम था उसका? याकूत। याकूत के साथ क्या था, इसका रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप था, यानी कि ये इसका बॉयफ्रेंड था। इससे ये प्यार करती थी। क्या करती थी? प्यार करती थी। इसके साथ ये प्यार करती थी। उसने उसके बाद किया करा, रजिया ने याकूत को मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस बना दिया। क्या किया? मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस का मतलब क्या है कि ऐसा से ऐसा आदमी जो राजा महाराजाओं के घोड़ों की देखभाल करता था, यानी कि राजा महाराज जिस घोड़े से चलते थे, जो उनके घुड़सवार होते थे, उनकी पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर आती थी। अब समझिए, जो आईएएस का पद होता है इस समय इंडिया में, जो आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, उस समय उसी की इक्विवेलेंट क्या था? आईएएस की इक्विवेलेंट मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस का पद होता था उस जमाने में। तो क्या किया, रजिया ने याकूत को मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस बना दिया। तो आप याद रखिए कि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस किसे बनाया गया। इसका नाम क्या था? याकूत। और उसको बनाया किसने था? रजिया ने। रजिया क्या थी? उसकी वो लवर थी, या उससे वो प्रेम करता था, या वो उससे प्रेम करती थी। तो इसके बाद हुआ क्या, इसका भाई था एक, इसका नाम था, आपने अभी पढ़ा, इसका नाम था बहादुर शाह। इसका नाम था बहादुर शाह। अगर चाहें आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका एक भाई था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो हुआ क्या, तो कि दिल्ली सल्तनत पे जो बैठा था वो, देखिए, अखंड भारत था। तो उस समय कई कई सारे और जगह थे जो रिबेलियन करते थे, यानी कि कई का विद्रोह चालू हो गया था। तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो देखिए, ये आपका निचला हिस्सा हो गया, और ऐसे ऐसे कर करके ये देखिए, ये जो पूरा पाकिस्तान का इलाका था, ये पूरा पाकिस्तान का जो इलाका था, ये बांग्लादेश का जो इलाका था, ये तो अखंड भारत था। ये भारत की आजादी के बाद ये टूटा था। हम ये समझिए कि हम किस जमाने में पढ़ रहे हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो इस देखिए, दिल्ली यहाँ पे है। क्या है? दिल्ली यहाँ पे है। और इस वाले हिस्से में कुछ विद्रोही आक्रमणकारी आ गए थे, जो आपस में और यहाँ की जनता पे बहुत ज्यादा जुर्म कर रहे थे। यहाँ आपस में लड़ रहे थे। तो हुआ क्या, रजिया और याकूत यहाँ से जाते हैं, यहाँ के लोगों को शांत कराने के लिए। रजिया और याकूत यहाँ जाते हैं लोगों को शांत कराने के लिए। तब तक इसका जो दूसरा भाई था बहादुर शाह, क्या था? बहादुर
शाह। बहादुर शाह क्या करता है, ये जाके दिल्ली के तख्त पे क्या होता है, बैठ जाता है। यानी कि जो ही रजिया यहाँ से चली गई, रजिया इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसका भाई इस इस आस में बैठा था कि रजिया अपना तख्त छोड़ के जाए, ताकि पीछे से मैं अपने मंत्रियों को साथ करूं, उससे मंत्रियों को साथ करूं और दिल्ली के तख्त पे जाके बैठ जाऊं। तो देखिए हुआ का, रजिया के बाद बहादुर शाह बना। अब देखिए कैसा कैसा हुआ या कौन कौन से और इंसिडेंट्स हुए इसके बाद। तो यहाँ चली गई थी, उसके बाद ये बहादुर शाह जाके दिल्ली के तख्त पे बढ़ गया। तो अब दिल्ली का राजा कौन, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का अगला राजा रजिया के बाद कौन बना, बहादुर शाह बना। तो हुआ क्या, यहाँ का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या था, अल्तुनिया। और अल्तुनिया यहाँ का एक गवर्नर था, और बहादुर शाह ने इसको संदेशा भिजवा दिया कि तुम याकूत और रजिया को यहाँ पे नजरबंद करो या इसको अपनी कैद में डाल लो। तो हुआ क्या, अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया ने याकूत और रजिया को अपने उठा के जेल में डाल दिया। क्या हुआ, जेल में डाल दिया। याकूत और रजिया को उसने जेल में डाल दिया, और उसके बाद इसके आदेश पे इसने अल्तुनिया को मार दिया। क्या किया, याकूत को इसने मार दिया। तो अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया, यानी कि रजिया के बॉयफ्रेंड या उसके लवर को मार दिया, और रजिया को जेल में डाल दिया। तो हुआ क्या, कई सालों तक रजिया क्या रही, जेल में बंद रही। क्या कही, कई सालों तक रजिया जेल में बंद रही। उसके बाद उसने अपना एक नया रूप दिखाया। उसने कहा याकूत से, उसने कहा अल्तुनिया से कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों मिलकर दिल्ली के तख्त पे बैठेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ अल्तुनिया पिघल गया और उसने क्या बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मुझे दिल्ली के तख्त पे बैठाना अपने साथ। तो रजिया उस पर खुश हो जाती है और उस पर हामी भर देती है, और दोनों शादी करके वापस लौट रहे थे। क्या हो रहा थे, वापस लौट रहे थे दिल्ली, और रास्ते में ही उसने बहादुर शाह ने उसको मरवा दिया। यानी कि अल्तुनिया और रजिया को या बहादुर शाह के कहने पर उसने उसको रास्ते में मरवा दिया। तो देखिए याकूत पहले मर गया, क्योंकि उसको किसने मारा, अल्तुनिया ने अपने जेल में याकूत को मरवा दिया। और या अल्तुनिया ने क्या बोला कि रजिया तुम मुझसे शादी कर लो। तो रजिया उस पर खुश हो जाती है और उस पर हामी भर देती है, और बोलता है हम दोनों मिलकर दिल्ली पे राज करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो दोनों जब वहां से वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में ही बहादुर शाह ने उन दोनों को मरवा दिया। तो यहाँ रजिया का चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब दिल्ली के तख्त पे परमानेंट सेटलमेंट कौन है, परमानेंट सेटल कौन है, बहादुर शाह। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। बहादुर शाह ने अपने आपने पढ़ा था पुराने वीडियो में, तुर्कुन चाहगिनी। तुर्कुन चाहगिनी किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कुन चाहगिनी को स्टार्ट किया, जिसमें 40 मेंबर थे। क्या थे, इसमें 40 मेंबर थे। तुर्कुन चाहगिनी में 40 मेंबर थे। उन 40 मेंबर में से एक मेंबर था, देखिए 39 प्लस 1, और जो एक ये मेंबर था इसका नाम था, क्या था, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन, देखिए बलबन क्या था, उस 40 मेंबर्स में से एक बलबन भी था। तब बलबन क्या करता है, इसको बहादुर शाह को मरवा देता है, और दिल्ली के तख्त पे अब कौन बैठेगा, बलबन। तो देखिए बलबन का डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, ना तो रजिया से था ना तो बहादुर शाह से था, क्योंकि वो उनके रिलेशन में नहीं आता था। वो आता था तुर्कुन चाहगिनी के जो 40 मेंबर थे उन मेंबर में से एक था। तो अब जो नेक्स्ट किंग बनेगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का जो नया राजा बनेगा, वो राजा कौन है, अब वो राजा बनेगा बलबन। तो रजिया का चैप्टर खत्म, अब पढ़ेंगे हम बलबन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अब वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए अब नया किंग कौन बना, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसका पुनः गयासुद्दीन बलबन, आप इसको ऐसे तोड़ के याद रख सकते हैं, गयासुद्दीन बलबन। इसका टाइम पीरियड है 1266 टू 86, यानी कि 1266 से 1286 तो इसका टाइम पीरियड था। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे किंग बना, ये तुर्कुन चाहगिनी। क्या था, तुर्कुन चाहिलगिनी, चाहिलगिनी। इसमें क्या था, 40 लोगों का ग्रुप था। क्या था, 40 मेंबर्स का ग्रुप था। और ये क्या करते थे, किंग को क्या कहते, एडवाइस
ये किंग को सलाह देते थे, यानी किसी भी मैटर्स के ऊपर। देखिए अब इसको समझ, तुर्कों ने चाहेगी नहीं कि आज से क्या मतलब, जैसे जिससे लोकसभा और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य होते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, वो इलेक्ट करके नहीं होते हैं। जैसे आज के जमाने में लोकसभा और राज्यसभा में 12 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुन के नहीं आते हैं, वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। कोई स्पोर्ट्स से है, कोई म्यूजिक से है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से है, अलग अलग, कोई साहित्यकार में है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से है। ऐसे अलग अलग लोगों को रखा जाता था, कि कुछ रखा जाता है आज भी, कि अगर कोई ऐसे विशेष मामले में किसी बिल के ऊपर लेके आना, तो ये लोग अपने फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपने फील्ड में काफी समय तक काम किए हैं, ये पीएम को यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं कि कैसे बिल्स को बनाया जाए। वैसे ही उस जमाने में तुर्कुल इचालगिनी किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। और जो एडवाइस करते थे किंग को, तो इसी 40 मेंबर में से, देखिए इसी 40 मेंबर में से एक मेंबर था गयासुद्दीन बलबन, यानी कि 39+1 में जो ये मेंबर था, ये क्या था? बलबन। बलबन, ये था बलबन, ये था बलबन। तो सबसे पहले इसने किया क्या, ये जो ही गद्दी पे बैठा, उसके बाद इसने 39 को क्या किया? मरवा दिया। इन 30 लोगों को, 39 लोगों को मरवा दिया, ताकि ये इसके अगेंस्ट या इसके विरोध में ना जा सके, क्योंकि ये तो राजा के चहीते थे, राजा भी इसके विश्वास था। क्योंकि अब राजा नहीं रहा, उसके बाद उसकी बेटी आई, तो उसने उसको ही मरवा दिया, और वो विद्रोह ना कर सके मेरे अगेंस्ट, क्योंकि ये भी तो इन्हीं लोगों में से एक था। गयासुद्दीन बलबन क्या था? इन्हीं लोगों में से एक था। तो हो सकता है ये 39 लोग मिलकर इस पे अटैक करें या इसको कमजोर करें, तो उसने 39 लोगों को तुरंत जान से मरवा दिया। अब दिल्ली के तख्त पे कौन बैठा? गयासुद्दीन बलबन। ये इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था रजिया और रखुद्दीन या बहादुर शाह से, क्योंकि ये 39 लोगों में से एक था। उसके बाद इसने कई सारी पॉलिसीज लेके आई। क्या आया? कई सारी पॉलिसीज लेके आई, जिसमें इसने कहा था क्या था? आई एम द शैडो ऑफ गॉड। क्या बोलता था? आई एम द शैडो ऑफ गॉड। लिखते हैं, आई एम द शैडो ऑफ गॉड, यानी कि मैं भगवान की परछाई हूं। यानी कि वो अपने आप को, जनता को क्या बोलता था? आई एम द शैडो ऑफ गॉड, मैं भगवान की परछाई हूं, यानी कि मेरे अंदर भगवान बसे हुए हैं। आप मुझे अल्लाह माने, क्योंकि ये मुस्लिम था, ये बोलता था मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उन्हीं का बंदा हूं, तो मुझको पूजो, ताकि अगर आप मुझको पूछते हैं तो ये माना जाएगा आप अल्लाह को पूछते हैं। तो उसने अपने आप को कहा आई एम द शैडो ऑफ गॉड। उसके बाद इसने एक पॉलिसी लेके आई जिसको बोला जाता है ब्लड एंड आयरन। क्या बोला जाता है? ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन, आयरन पॉलिसी। तो देखिए ब्लड और आयरन पॉलिसी में क्या था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में क्या था कि इसने कई सारे स्पाई सिस्टम स्टार्ट किए थे, यानी कि कई सारे गुप्तचरों को अपने पूरे राज्य में फैला दिया था, यानी कि पूरे जगह पे कई सारे गुप्तचरों को फैला दिया था, ताकि कोई भी इसके अगेंस्ट में अगर बोलता था, इसके विरोध में कभी बोलता था, या इसके प्रति कुछ अपनी गलत भावना रखता था, उसके अगेंस्ट में रखता था, तो वो उन लोगों को पकड़वाता था और क्या करता? दीवार में चुनवा देता था। तो आप सोचिए इतना बड़ा कुशासक था ये, कि इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लगाई और पूरे राज्य में कई सारे जासूसों को छोड़ा। जो भी उसके अगेंस्ट में बात करता था, उसके विरोध में बात करता था, वो उसको दीवार में चुनवा देता था। उसके बाद इसने कई सारी और चीजें लेके आई, उसके बारे में हम चर्चा करते थे। तो देखिए, ही इंट्रोड्यूस अ न्यू फेस्टिवल ऑफ नवराज। क्या? देखिए, नवराज इन इंडिया। इसने नया फेस्टिवल लेके आया, नया त्योहार लेके आया, इसका नाम क्या था? नवराज। इसको क्या कहा जाता था? न्यू ईयर। क्या? इसको मैं यहां लिखता हूं, न्यू ईयर। इसको न्यू ईयर कहा जाता है। न्यू ईयर का यानी कि नए साल का त्योहार लेकर आया, जिसका नाम था नवराज। ये इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इसने 2 रिचुअल्स बनाए थे। 2 रिचुअल है कि 2 परंपरा। इसका नाम था सजदा, उसके दूसरे का नाम था पैबो। देखिए, ही स्टार्टेड 2 रिचुअल्स, सजदा एंड पैबोस। देखिए, सजदा और पैबोस क्या होता है? सजदा मतलब होता है कि अगर कोई भी, जैसे होता है ना, सजदा करता था, यानी कि झुक के सलाम करता था, यानी कि राजा के सामने जो भी आएगा वो राजा को ऐसे ऐसे करते हुए आएगा। आपने पढ़ा होगा कि पढ़ा होगा क्या आपने मुस्लिमों में देखा, जो वो आपके पुरानी परंपराओं में राजा महाराजा को लोग ऐसे ऐसे करके सलाम करते थे, तो इसको कहा जाता है सजदा। और पैबोस मतलब जो भी आएगा वो राजा के पैर को चूमेगा, पैबोस से पैर के चूमना। तो इसने 2 रिचुअल्स स्टार्ट किए थे, सजदा एंड पैबोस। एक बहुत अच्छी एक इस पे एक क्या बोलते हैं शायरी है कि क्या हुआ कि मैदान हार गए, कि क्या हुआ कि मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं हम। क्या नहीं हारे हैं? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो सजदा और सर झुकाने को तैयार नहीं।
तो वो सजदा जो शब्द आया वो यहीं से आता है कि कोई ऐसा साहब नहीं जो सजदा और सर झुकाने को तैयार नहीं। तो ये देखिए, ये एक शायरी थी, आपको अच्छा पसंद आए तो ये था सजदा एंड पैबोस, इसने 2 स्टार किया। यानी कि ऐसा होता था, इसने अपने आप को भगवान बनाई, आई एम द शैडो ऑफ गॉड, यानी कि मैं भगवान की परछाई हूँ, ताकि मैं ही भगवान हूँ, आप ये मानिए। सजदा मतलब जो ऐसे करते हुए भगवान आए, मतलब कोई अगर राज दरबार में बुलाया जा रहा है किसी को, तो ऐसे करते करते हुए आए, और वो जब राजा के समीप आए तो अपने होठों से राजा के पैर को चूमे, अपने होठों से राजा के पैर को चूमे। तो ये था सजदा, और होठों के चूमने का मतलब था पैबोस, यानी कि पैर को चूमे। तो ये 2 रिचुअल्स लेके आए थे। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन कायकाबाद, क्या नाम है, कायकाबाद सक्सीडेड हिम एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो गयासुद्दीन बलबन के मरने के बाद इसका बेटा आया, क्या है, कायकाबाद। क्या वो उसका नाम कायकाबाद इसका नाम था, और वो दिल्ली के तख्त पे बैठा। वो इतना ज्यादा अच्छा शासक नहीं था, वो अपने में ही मस्त रहता था, यानी कि भोग विलाप में और मजे में वो रहता था। उसके बाद इसकी मौत हो गई 1290 में, और इसने अपने बेटे को, क्या हुआ, इसका बेटा शमसुद्दीन को उसने गद्दी पे बैठाया। क्या हुआ, कायकाबाद डाइड एट ड्यू टू द स्ट्रोक इन 1920 एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज 3-year-old सन। इसका जो बेटा था वो 3 साल का था, और इसको उसने गद्दी पे बैठाया। और इसकी गद्दी को बचाने के लिए इसके पास एक जनरल, इसका नाम था खिलजी। उसका क्या नाम था, जलाल उद्दीन खिलजी। क्या नाम था, इसका एक प्रोटेक्टर था, इसका नाम था जलाल उद्दीन खिलजी। और ये क्या करता है, इसके बेटों को मार देता है, यानी कि शमसुद्दीन को इसने जान से मार दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन को जान से मार दिया, और यहाँ से एक नई सल्तनत की स्टार्ट होती, नई साम्राज्य की स्टार्ट होता था। इसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश यहाँ से स्टार्ट होता था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से, सॉरी, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई। उसके बाद उसका बेटा अरम शाह आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर इसके बाद रखरुद्दीन आया, रजिया आई, उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड आया, उसके बाद बलबन आया। बलबन के बाद उसका पोता यानी कि ग्रैंड सन, इसका क्या नाम था, कुइकाबाद आया। और कुइकाबाद अपने बेटे को अपनी गद्दी 3 साल की उम्र में दिए गए, क्योंकि उसकी मौत स्ट्रोक यानी कि दिल के दौरे के पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और उसने अपने बेटा शमसुद्दीन को अपनी गद्दी पे बैठाया, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक जनरल था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने इसका मौके का फायदा उठाया और उसके 3 साल के बेटे को मार दिया। वही उसको प्रोटेक्ट के लिए रखा गया, उसकी सुरक्षा के लिए उसी को रखा गया था। लेकिन उसने ही देखा कि अब उतना साम्राज्य इतना बड़ा बढ़ चुका था, और उसकी देखभाल करने और उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई था नहीं। तो उसने क्या किया, शमसुद्दीन को मार दिया, और एक नए वंश की स्थापना, इसका नाम पड़ा खिलजी वंश। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद, गुलाम वंश के बाद कौन सी वंश आता है, खिलजी वंश, यानी कि खिलजी डायनेस्टी। तो यहाँ पे खत्म होता है स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा, वो खिलजी डायनेस्टी के ऊपर, कैसे जलालुद्दीन खिलजी आएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, उसके बाद आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी शुरुआत हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वहां डाल सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।